Hello students, coming to the chapter of Science 1, Gravitation. Gravitation is the first chapter for 10th standard Science 1. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां पहले सुनी होगी कि न्यूटन था. न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक से उसके सर पे एप्पल गिरा. 1687 के दरम्यान उसने बताया कि एप्पल नीचे गिरने का ग्रेविटेशन होता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. वो तो उसने कहीं भी बात थी जो उसने रिसर्च किया उसको सुना, लेकिन हमें क्या पता है उसके बारे में. बेसिकली कोई भी चैप्टर उसी के लिए पढ़ाया जाता है. अब मैं जब से एक बात बताता हूँ, किसी ने कोई भी चीज को ऊपर फेंक दिया तो ऊपर जाने वाला फोर्स मैंने लगाया गया था, तो जहां तक मेरा फोर्स लगा वहां तक ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे आया. तो ये बेसिकली ऊपर गया मेरे एक फोर्स लगने से, और मेरा फोर्स का जब पावर वहां तक खत्म हो गया तो वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट में जाके वो रुक गया, बाद में वो नीचे आया, क्योंकि मेरा पावर खत्म हुआ और उसके बाद में जो पावर चालू हुआ किसका, वो चालू हुआ अर्थ का. मतलब अर्थ ने उसको खींचा. और हर वो चीज जो मैं ऊपर से छोड़ता हूं, ऊपर से मतलब मेरे लेवल के हिसाब से ऊपर छोड़ता हूं मैं कोई भी चीज को, तो वो नीचे क्यों आता है. ठीक है, ऐसे कुछ सोच न्यूटन ने भी किया जब एप्पल ऊपर से नीचे आया. उसने सोचा कि जो एप्पल गिरा वो यहां क्यों नहीं गिरा, यहां क्यों नहीं गिरा, ऐसा क्यों नहीं ऊपर गया, ऐसे ही क्यों परपेंडिकुलरली नीचे क्यों आया. वो इस सोच में था और कंटिन्यू उसके बारे में सोचने लग गया. यहां पे नहीं आने का रीजन भी नहीं पता चला. अब कोई भी अर्थ जब होता है, कोई भी कोई भी प्लैनेट होता है, या फिर यहाँ पे मैं अर्थ की बात करूं, जब अर्थ होता है तो उसका क्या होता है सेंटर. इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर. तो सेंटर से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुल करता है, सेंटर से वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुल करता है. ठीक है, तो जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पुल करता है सेंटर से, तो वो एक्चुअली एक ग्रेविटेशन है. ठीक है, एक ग्रेविटेशन है. वो बेसिकली ग्रेविटेशन होता क्या बेसिकली, इस दुनिया में जो भी बंदा है, जो भी बंदी है, जो भी चीज है, सामान है, जिसके पास मास है. ठीक है, एक पर्टिकुलर मास का होगा, राइट. तो जिसके पास भी मास है इस यूनिवर्स में नॉट ऑन दिस अर्थ बट इस यूनिवर्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट. मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, ये एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है. अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट यहां पे खींचने के लिए इसको फोर्स लगा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट यहां पे खींचने के लिए इसको फोर्स लगा रहा है. ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर मेरा है 59 kg या 60 kg, तो 69 kg के हिसाब से जो फोर्स मेरा रहेगा उस फोर्स से मैं अर्थ को खींचूंगा, और उतने ही फोर्स से मुझे अर्थ भी खींचेगा. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर हम लोग दोनों एक ही दूसरे को एक ही फोर्स से खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, मैं एक ही और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं. तो उसका रीजन है मास. जैसे कि इसमें ले लो, मैंने ये पकड़ लिया मैंने मास 1 और ये पकड़ लिया मैंने मास 2. अगर आपको सही तरीके से दिखाई देगा तो यहाँ पे देखो कि इसका मास बड़ा है और इसका मास छोटा है. तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो जिसका मास ज्यादा है वो बेसिकली इसको पुल कर पा रहा है. ऑफ कोर्स दोनों में लगने वाला फोर्स सेम है. ठीक है, सेम फोर्स लग रहा है, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं उतना वो भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैं उसकी तरफ क्यों बढ़ते जा रहा हूं, क्योंकि उसका मास मुझसे ज्यादा है. ठीक है, और ग्रेविटेशन को समझते हैं बहुत इस तरीके से. दुनिया में इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी जब दो लोगों का अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन इन द सेंस दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसको मैं ऐसा लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये फोर्स जो होता है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास. प्रोडक्ट मतलब ये पहला मास और ये दूसरा मास. ठीक है, इसको लिख देता हूं, ये फर्स्ट और ये सेकंड मास. तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है जैसे m1 into m2. ठीक है, ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को. किसको, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को. किसको, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को. और यहाँ पे जो उनका दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने पकड़ा है r. क्या पकड़ा है, r. तो वहां पे उसके स्क्वायर को, तो हो गया इसके स्क्वायर को. ठीक है, राइट. अब इसको समझते हैं और इस तरीके से. यदि मैं इन दोनों फॉर्मूलास को कोलैब करूं, मर्ज करूं, और प्रोपोर्शनल की जगह में मैं इक्वल टू डालूं, तो यहाँ पे एक g कांस्टेंट आएगा.
जी कौन सा रहेगा कांस्टेंट? वो कैपिटल जी। और कैपिटल जी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटी, मतलब जो यूनिवर्स में जिस वैल्यू को हम लेते हैं ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड में जब भी मैं फोर्स लगाऊं, फोर्स का कैलकुलेशन करूं, तो जो जी का वैल्यू रहेगा वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी, द ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी। तो वो जो लगेगा ना उसको हम बोलते हैं जी। तो यहाँ पे जब वो फॉर्मूला तैयार होगा तो देखो मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये ऊपर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा m1 into m2 राइट into m2 अपॉन क्या आएगा r स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो प्रोपोर्शनल है ना उसको जरा हम लोग निकाल दे। देखो ये ऊपर आ गया और ये आ गया नीचे, ठीक है। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को निकालता हूं तो हो जाता है इक्वल टू बराबर, मतलब ये हो जाएगा f इक्वल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन जब मैं इक्वल टू करता हूं तो मुझे कांस्टेंट ग्रेविटी चाहिए और वो क्या है g। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, फोर्स इज इक्वल टू g दैट इज कांस्टेंट ग्रेविटी m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है। वापस थोड़ा और इस तरीके से समझते हैं ग्रेविटेशन को। दुनिया की हर चीज, देखो अभी आप बोलोगे कि हर चीज ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अगर मैं बात करूं सिगरेट में पिया हुआ इंसान की धुआं ऊपर भी जाता है, तो इस चीज को हम थोड़ा समझेंगे। अच्छा, पानी एक मटके में भर लो आप, उसमें पत्थर डालते जाओ, जब आप उसमें पत्थर डालते जाओगे तो पानी का बहाव बढ़ेगा, तो पानी ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर आएगा, और नीचे क्या रह जाएगा? पत्थर। तो उसका रीजन क्या था कि जो वेट था पत्थर का वो पानी से ज्यादा था, इसके लिए उसने वो नीचे वाला सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि जब अर्थ ने पुल किया उसको तो ज्यादा मास कंपैरेटिवली को नीचे पुल किया और बाइक को ऊपर ढक दिया। वैसे ही जो सिगरेट का धुआं है, स्मोक है या फिर स्मॉग, जो वो ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना अपने एटमॉस्फेयर में, उनका जो वेट होता है उस स्मॉग से क्या होता है? ज्यादा होता है। गैस बलून जो होता है, गैस बलून भी हवा में उड़ता है, क्योंकि द मॉलिक्यूल ऑफ द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर और इन द एटमॉस्फेयर, और द मॉलिक्यूल व्हिच इज इन द एटमॉस्फेयर, उसका जो वेट होता है वो ज्यादा, जब ज्यादा वेट रहेगा तो वो नीचे चले जाएगा पत्थर की तरह और बाकी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा होता है, इसके लिए कुछ चीजें वैसे ही काम करती है लेकिन ऊपर ढकेल देती है उसको, ठीक है। फिर से इसको और समझते हैं। ग्रेविटेशन में और भी चीजें बहुत। अब परपेंडिकुलर, ये आपने मैंने बताया कि ये सेंटर में खींचना है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि सेंटर तरफ क्यों नहीं आता है? सेंटर तरफ इसलिए नहीं आता है क्योंकि समझे एक अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो ये इसका सरफेस है ना, सरफेस के अंदर कैसे घुसेगा? अभी दूसरा एग्जांपल का, चलो इसको हम लोग पूरा काट देते हैं यहां तक, और अब इसका सरफेस ऐसा होगा तो कहां तक आएगा? यहां तक आएगा। मैं काट देता हूं इसको, इतना काट देता हूं तो कहां तक आएगा? यहां तक आएगा। मैं और काट देता हूं यहां तक, मैं और काट देता हूं तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है ना, खींचना उसका सेंटर से चालू है, वो सेंटर से नीचे नहीं जाएगा अट्रैक्ट होने के बाद भी। समझ लो बात को, वो सेंटर से नीचे नहीं जाएगा अट्रैक्ट होने के बाद भी। अब क्वेश्चन ये रहता है क्यों? बिकॉज जब वो ऑब्जेक्ट सेंटर में आता है ना, तो यहां से भी उतना ही फोर्स लगता है और नीचे से भी उतना ही फोर्स लगता है, और दोनों जगह से अगर सेम फोर्स लगे तो क्या होगा? दोनों जगह से अगर सेम फोर्स लगे तो वो बीच में रहेगा। टग ऑफ वॉर में, टग ऑफ वॉर जब होता है, जब दो साइड से लोग खींचते रहते हैं तो क्या होता है? तो एक साइड से खींचता है और दोनों का पावर अगर सेम रहेगा तो रस्सी इधर की उधर हिलती नहीं है। क्यों नहीं हिलती? कि दोनों का पावर कैसा है? सेम है। कभी कभी हम लोग आर्म रेसलिंग करते हैं, दोनों का अगर सेम पावर है तो कोई हारता नहीं, क्यों? कि दोनों का पावर सेम है। तो वैसे ही यहाँ पे जो नीचे का साइड अर्थ का खींच रहा है, जो ऊपर का साइड खींच रहा है, वो कैसा है? सेम है। इसके लिए सेंटर में आके वो रुक जाता है। समझ रहे हो बात को? ऐसा सेम, ऐसा सेंटर, इसके लिए हम बोलते हैं कि जो पुल कर रहा है वो कहां से कर रहा है? सेंटर से कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशन तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले के थ्रू से बताया वही है। क्या बताया मैंने? इट इज एन अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट। वो अट्रैक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कहां पे मौजूद है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में मौजूद है, कहां पे भी। वो दोनों के बीच का क्या है? वो एक अट्रैक्शन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। पत्थर का मास पानी से ज्यादा था, इसके लिए फोर्स जो खींचने का था अर्थ का उसको ज्यादा था, तो पानी में नीचे जाके वो समा गया। क्या? पत्थर।
मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर का वेट वो गैसेस से जिनका वेट लाइट है उससे ज्यादा था, इसके लिए एटमॉस्फेयर नीचे रह गया और गैसेस ऊपर उड़ गए, है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, फोर्स ज्यादा इसका मतलब मास ज्यादा। समझ रहे हो बात को, मतलब जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। इसके लिए तो मैंने बताया कि हम भी पृथ्वी को खींचते हैं और अर्थ मतलब पृथ्वी भी हमको खींचता है, लेकिन हम ही पृथ्वी की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं, क्योंकि द मास ऑफ द पृथ्वी, द मास ऑफ द अर्थ इज मोर। फिर से समझ लेते हैं कि फोर्स कैसे लगता है। मैंने आपको वापस बता देता हूं कि फोर्स ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसका मतलब जो दो ऑब्जेक्ट लिया हमने, समझो कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी लिया है, इनका मास 1 और मास 2, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो m1 इनटू m2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स को। इसका मतलब क्या होता है, जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स, बिगर द मास बिगर द फोर्स। मतलब अगर मास बड़ा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास छोटा है तो फोर्स भी छोटा आएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या पता है, ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर को, डिस्टेंस के स्क्वायर को, जिसको हमने यहाँ पे r बोला हुआ है, तो वो होगा r स्क्वायर, उसके स्क्वायर को, ठीक है। यदि इन दोनों फॉर्मूला को मैं एक साथ लेता हूं तो वो कैसे हो जाएगा, देखो ये नीचे आएगा और ये ऊपर, मतलब m1 मास 1 into मास 2 अपॉन r स्क्वायर, क्या आएगा, मास 1 अपॉन मास 1 into मास 2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, मास 1 into मास 2 अपॉन r स्क्वायर बराबर। अब मुझे अगर इसको इक्वल बताना है तो किसको इक्वल होगा, अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन निकालता हूं तो इक्वल बताऊंगा तो मुझे एक वैल्यू लेना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं g का वैल्यू। g मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन का वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन, वो वैल्यू है g का, कैपिटल G। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू के बाद g आएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का, ठीक है। वापस बताता हूँ, इफ देयर इज इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सीधी बात है ना, देखिए ना, एक मान लीजिए एक बड़ा मैग्नेट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बोर्ड बता रहा हूँ, मैग्नेट है और ये एक ब्लेड है, समझो। अब इनकी इतनी दूरी है और दूसरा है जिसकी दूरी इतनी है, तीसरा है जिसकी दूरी इतनी है। तो आप मुझे बताओ कि सबसे जल्दी फोर्स कहां पे ज्यादा रहेगा, यहां पे रहेगा ज्यादा, यहां पे रहेगा कि यहां पे रहेगा। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट ये इसको कैच कर पाएगा, फिर बाद में इसको, बाद में इसको, क्योंकि दूरियां इनकी क्या है, दूरियां लंबी है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, ठीक है। और यही चीज अगर मैंने ब्लेड इधर रख दिया तो और फास्ट, इधर रख दिया तो और फास्ट, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो अगर बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, और डिस्टेंस अगर कम होता है तो फोर्स बढ़ता है। मतलब when there is increase in distance there is decrease in force, and when there is decrease in distance there is increase in force. Less the distance more the force, more the distance less the force. इसके लिए इसको इनवर्सली बोलते हैं, मतलब उसका उल्टा काम करेगा, बढ़ने पे घटेगा, घटने पे बढ़ेगा। और मैंने बताया ये मास, समझो ये बहुत बड़ा मास है और एकदम छोटा मास है, तो मास इसका बड़ा है, इसका m1 का मास बड़ा है और m2 का मास छोटा है, तो मास बढ़ा है तो इधर फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा और जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स कम। तो यहाँ पे अगर फोर्स इसका बढ़ेगा तो यही इसको खींचेगा ना, ठीक उस तरीके से हम जो है ना, हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है अर्थ के सामने, इसलिए हम अर्थ को खींचते, अर्थ हमें नहीं खींचता है। भले दोनों की खींचने की ताकत, क्षमता एक हो, मतलब उतने ही, उससे 78 लगा रहा है तो यहाँ पे भी 78 से, 68 तो 60 से, लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से अर्थ हमें खींच पा रहे हैं, हम अर्थ को नहीं खींच पा रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, बेसिकली फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, जो अप्लाइड है सेंटर, मतलब सेंटर से वो उस तरह से घूम रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि दो औरत जब फुगड़ी खेलते हैं तो फुगड़ी खेलते समय ये साइड वाली औरत इसको पुल करती है और ये साइड वाली औरत उसको पुल करती है, तो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। बेसिकली उनका नॉट्स कहां पे है, सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे एक औरत है और यहाँ पे एक औरत है, ठीक है। तो उनके नॉट्स में उनका क्या है, पुल है, तो खींच रहे हैं दूसरे को बेसिकली।
लेकिन 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचिए कि अगर एक का भी हाथ छूटता है या ग्रिप छूटता है ना, ये हाथ पकड़ा है, ग्रिप छूटता है, तो वो बंदी ऐसे घूमने के बदले में ऐसे चली जाती है और ये ऐसे चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में बेसिकली एक वेलोसिटी है, एक स्पीड से घूम रहे हैं वो लोग, लेकिन वो गोल ही क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि जो बीच में जो सेंटर है, उसने उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसने उसको पकड़ा हुआ है, मतलब वो अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो किसके वजह से? वो बीच का, वो सेंट्रल पेडल फोर्स जो वहां पे लग रहा है उसकी वजह से। सेकंड एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैंने एक रस्सी पे धागा बांधा हुआ है, उस रस्सी को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो घुमा रहा हूं तो कैसे घूम रहा है? वो गोल घूम रहा है। क्यों गोल घूम रहा है? क्योंकि ये जो मेरा जो सेंटर है, ये ऐसे जो घूम रहा है, ऐसे जो घूम रहा है, वो इसलिए घूम रहा है कि ये सेंटर जो मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, जो नॉट्स उसके, वो बेसिकली क्या है? वो एक सेंटर है जो उसको घुमा रहा है। लेकिन अब ये मैं धागे को छोड़ दूं तो वो धागा कैसे जाएगा? देखिए, जो ये समझे स्टोन है और धागे में घुमा रहा है, तो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये सेंटर से जो घूम रहा है उसको मैंने अगर छोड़ दिया धागे को, तो ये धागा ऐसे चले जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूं तो धागा ऐसे चले जाएगा, और यहाँ पे मैं अगर छोड़ दूं तो वो धागा ऐसे चले जाएगा। इसका मतलब वो ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका खुद का एक वेलोसिटी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी को मैं अपोज कर रहा हूं। कहां से? ये सेंटर से। उसको मेरी तरफ खींच रहा हूं, तो जब मैं उसको मेरी तरफ खींच रहा हूं तो वो पूरी तरीके से मेरी तरफ नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है? बेसिकली मेरे आजू बाजू में चक्कर काट रहा है। तो मेरे आजू बाजू में चक्कर क्यों काट रहा है, क्यों अराउंड घूम रहा है वो? क्योंकि मैंने एक फोर्स लगाया है जो कहां से है? सेंटर से है। जिस तरीके से चांद चक्कर लगाता है पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी ये है, समझो, दिस इज अर्थ, समझो, तो अर्थ के आजू बाजू अराउंड घूमता क्या है? मून। तो मून बेसिकली आजू बाजू क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसको अपने वेलोसिटी पकड़ के जाने दे रहा नहीं है, वरना अगर अर्थ नहीं खींचता ना मून को, तो मून ऐसे चले जाता, जैसे मैंने बताया, ऐसे वेलोसिटी से। क्योंकि हर एक सेलेस्टाइल बॉडी का, हर एक प्लैनेट का खुद का क्या है? खुद का वेलोसिटी है। एस्ट्रॉइड सबका खुद का एक वेलोसिटी है। अगर उसको ग्रेविटेशन के माध्यम से ना पकड़ा जाए तो वो कहां चले जाता है? अपने वेलोसिटी के हिसाब से चले जाता है वो स्पेस में कहीं पे। लेकिन यहाँ पे वो अर्थ जो है ना, उसने अपने ग्रेविटी के माध्यम से मून के वेलोसिटी को क्या किया है? उसके आजू बाजू में घुमाया है, इसके लिए मूव है। और फिर सेम उसी तरीके से 9 प्लैनेट्स या जितने भी प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स भी आजू बाजू घूम रहे किसके? सन के। किसकी वजह से? वो सन का जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो उनको अपने आजू बाजू में घुमाता है। समझ रहे हो बात को? वो उनको आजू बाजू में घुमाता है। ये भी एक एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का और बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत। जैसे मैंने आपको पहले बताया फुगड़ी वाला खेल, सेंट्रीपिटल फोर्स, रस्सी से बांधा हुआ, मून का अर्थ के आजू बाजू में घूमना, सेंट्रीपिटल फोर्स, और प्लैनेट्स का घूमना, सेंट्रीपिटल फोर्स, हर चीज। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। समझो अपने पास, अपन अपने डॉगी को लेके जा रहे हैं, या फिर डॉगी को मैंने इस पे बांध दिया, एक पोल पे बांध दिया, समझो एक पोल पे। ठीक है, अगर मैंने इसको डॉगी को पोल पे बांध दिया और डॉगी अगर भागना चाहता है तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक भाग पाएगा, बाद में उसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि कोई बंदा एकदम स्पीड में भाग के आ रहा है और अपना उसको धक्का लग गया, ठीक है, डैशिंग हो गया, समझो यहां से एक बंदा, यहां से एक बंदा, दोनों भाग के आ रहे हैं, डैशिंग हो गया, तो दोनों जगह एक साथ घूम जाते हैं ऐसे। वो घूमते क्यों है? क्योंकि उसकी फोर्स ने उसको रुकाया और जो उसका यहां जाने वाला स्पीड था उसको वहां पर ढकेल दिया, तो मतलब राउंड स्पीड में आ गया, सर्कुलर स्पीड में आ गया सेंटर के मदद से। तो वहां पे सेंटर क्या होगा? उसका पुश, उसका पुल। समझ रहे हो? अब इतने सारे एग्जांपल के थ्रू से हम समझ गए कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। जो फोर्स हम कहां से लगाते हैं? सेंटर से, टुवर्ड्स द सेंटर जो होता है फोर्स वो। सर्कुलर मोशन, द वन व्हिच इज इन अ सर्कुलर मोशन, मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। एक एथलीट जो सर्कुलर राउंड मार रहा है, एक रनर जो सर्कुलर पोजीशन में राउंड घूम रहा है। ठीक है, आई होप आप सेंट्रीपिटल फोर्स को भी समझ रहे हो सही तरीके से।